So this is your lecture 1. This is your lecture 1 of electrostatics. And this is online group. Obviously, this is online group. यार static का मतलब क्या होता है? What do you mean by static? At rest. At rest. So we are basically talking about charges at rest. उनके बीच में क्या फोर्स आती है, क्योंकि मूविंग चार्जेस में ना कुछ पंगे आ जाते हैं। मूविंग चार्जेस में कुछ पंगे आ जाते हैं क्योंकि मूविंग चार्जेस क्या कर देते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। तो फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगाने लग जाता है। ठीक है, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। और चार्जेस एट रेस्ट के केस में फोर्स इज गिवन बाय समथिंग कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। समथिंग कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। लिख लिया भाई? कूलम लॉ क्या कहता है? पहले तो तुम्हें पता होगा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऋषभ ये तो पता है ना? यस सर। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। बाय द वे ये फोर्स की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी ऋषभ? क्यों सेम होगी? एक भगवान था, उसका नाम था क्या? न्यूटन। न्यूटन ने कहा था, ठीक है कि नहीं है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। यस सर। दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब कूलम लॉ ये लिख लिया ना? लिखते जाना है सब कुछ, सब लिखना है, कॉपी में सब होना चाहिए। सो कूलम लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2, मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये और इनके बीच का सेपरेशन है R। तो ये इस पे ऐसे रिपल्शन लगाएगा, ये इस पे ऐसे रिपल्शन लगाएगा। दिस फोर्स की वैल्यू इज गिवन बाय, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। So this force is given by some proportionality constant into Q1 Q2 by R square. चलेगा? This force is given by some proportionality constant into Q1 Q2 by K Q1 Q2 by R square. Any confusion in this? ऋषिता? नो सर। नहीं है ना बिल्कुल भी? नहीं सर। गुड। यार ये तो ग्रेविटेशन जैसा ही तो हो गया। ग्रेविटेशन में फोर्स क्या थी हमारी? G m1 m2 by R square। हाँ ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट वाज ऑलवेज अट्रैक्टिव। एंड ये वाली फोर्स कैन बी रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। मतलब मान लो इसी केस में कौन मैसेज मार रहा है भाई? बेटा कोई कह रहा है पास कोड इज इनवैलिड। सर वो VNV1 टाइप। ठीक है ऋषभ, ये समझ में आ गया ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। मतलब मान लो इधर चार्ज है +Q1 और इधर चार्ज है -Q2। अब कैसे फोर्स लगेगी? इधर की तरफ फोर्स लगेगी, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी। डायरेक्शन कैसे हो गई? अट्रैक्टिव हो गई। और वैल्यू कितनी होगी? K
Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। बेटा प्लीज Q2 को साइन के साथ मत ले लेना। मान लो ये 2 कूलम्ब है और ये अगर 3 कूलम्ब है और ये डिस्टेंस सपोज 5 मीटर है, तो क्या लिखोगे? फोर्स इज K 2 इंटू, ये -3 कूलम्ब है, सॉरी -3 कूलम्ब है, -3 नहीं लिखोगे, 2 इंटू 3 बाय 5 का स्क्वायर इंटू न्यूटन। डायरेक्शन अलग से सोच ली ना हमने। डायरेक्शन कैसे हो रही है इस केस में? अट्रैक्टिव हो रही है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया या नहीं हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. सो सपोज करो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो K की वैल्यू, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ताकतवर फोर्स होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सी है। क्यों नेग्लिजिबल क्यों है? अरे एक किलो का मास ले लो, 1 मीटर पे 1 किलो का मास ले लो, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स कितनी लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगेगी जी हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 1 का स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. और अगर मैंने 1 कूलम चार्ज ले लिया और 1 कूलम चार्ज ले लिया और 1 मीटर की दूरी पे रख दिए, तो इन पे फोर्स क्या लगेगी? रिपल्सिव। और कितना लगेगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 का स्क्वायर। क्यों गरिमा बेटा, सही कह रहा हूं? Yes, sir. तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत 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 ज्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए जनरली जब कभी क्वेश्चन वगैरह आते हैं और जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करी होती है, तो जनरली तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देते हो। समझ में आई बात या नहीं आई? ऋषभ ये समझ में आ रहा है? भाई तुम Yes, sir. कोई बच्चा ज्यादा दिमाग लगाए और कहे कि यार ये क्वेश्चन आया सर, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा उसने, मैं कहूंगा वो है ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसीलिए अगर कभी कंपेयर करने की बात आए तो जनरली वो क्वेश्चनों में क्या करते हैं, कभी भी चार्ज कूलम्ब में नहीं देते। तुम देखना हमेशा वो माइक्रो कूलम्ब में देते हैं, जैसे इंसानों जैसी फोर्स हो। अदरवाइज 1 कूलम्ब या कूलम्ब के ऑर्डर का अगर तुम्हें चार्ज दिया गया है तो फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी। गाइस गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मोर ओवर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बता दो K की यूनिट्स क्या होंगी? क्या मैं इसको देख के कह सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा? क्यों ऋषिता बेटा? ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये K की यूनिट हो गई। इज दैट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड। यहां तक का समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। कनिष्क Yes, समझ में आ sir. रहा है? Yes, sir. ठीक है, लिख रहे हो ना पूरा? लिखे बिना कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया यूट्यूब से वीडियो देख लो। समझ में आ रहा है? अगर लिख ही नहीं रहे तो लोग कहते हैं ना ऑनलाइन बहुत खराब है, ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती। वो तुम्हारी गलती है, नहीं होती, क्योंकि तुम लिखते नहीं हो। एम आई राइट? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था ना ये सारा? ठीक है। Yes, sir. मैं, लिख लिया. मैं ये कह रहा था K की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10 की पावर 9। ध्यान रखना यहां तक। इसके ऊपर थोड़ी देर में वी विल कम बैक टू दिस, वी विल कम बैक टू दिस इन 10 मिनट्स। चलेगा? तब तक के लिए आगे बढ़ो, तब तक के लिए आगे बढ़ो। मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3 और यहां पर चार्ज है Q4। अब अगर कोई कहे व्हाट इज नेट फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू अदर चार्जेस, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू अदर चार्जेस? गाइस कैसे करेंगे? ऋषभ, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे F1 से, Yes, sir. ये इसको रिपेल करेगा ऐसे
F2 से, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे F3 से, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। सही है? Yes, sir. इसका नाम भी होता है, क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एग्रीड? क्या बोल देते हैं इसे? प्रिंसिपल ऑफ Superposition. सुपरपोजिशन, कि भैया वेक्टर सम कर देना। अब वेक्टर सम करना आना चाहिए कि वेक्टरों को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? कैसे ऐड करते हैं? दो एक्सिस ले लेते हैं। ऋषभ, हम तो ऐसे ही ऐड करते थे भाई, हम स्कूल वालों की तरह तो करते नहीं थे कि एक्स ले लो और वाई ले लो, एक्स में कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर दो, वाई में कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर दो, एक्स में अलग ऐड कर दो, वाई में अलग ऐड कर दो, तो नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट बन गया, नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट बन गया। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सो लेट अस मूव। कि हमने कहा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि भाई हमारे पास मान लो 4 चीजें। मान लो ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास माइनस Q है, ये हमारे पास सपोज Q डैश है, ये L है, ये L है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन Q डैश ड्यू टू अदर चार्जेस। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q डैश ड्यू टू अदर चार्जेस। गाइस कैसे करेंगे? लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया sir. क्वेश्चन? अब एक काम करना, जब सॉल्यूशन करने बैठो ना, सॉल्यूशन से पहले इस डायग्राम को दोबारा बना लेना। क्या समझ में आया? क्वेश्चन अलग रखना, सॉल्यूशन अलग रखना, इंसानों की तरह लिखो ना। या तो मैं कहूं कि भाई इसके अंदर मतलब नोट्स बनाने के तरीके होते हैं यार। मैंने अब मेरी बच्ची अभी 6th में आई है, मैंने उसको बैठ के नोट्स बनाने सिखाए हैं। मैंने कहा क्या कर रही है बेटा, ये क्या लिख रही है? तुम लोगों को ऐसी चीजें सिखानी पड़ेंगी क्या? कंट्रोल सी किया, मैंने कहा दोबारा से लिखोगे इस पूरे को कि भाई ठीक है सॉल्यूशन के अंदर ये कर दिया, हाँ या ना? चलो भाई, इस वाले Q ने रिपेल किया, इस लेफ्ट वाले Q ने रिपेल किया ऐसे। कितना फोर्स हो गया? K Q इंटू Q डैश बाय L स्क्वायर। इस वाले माइनस Q ने इसको अट्रैक्ट किया, फोर्स कैसे लग गया? ऐसे K Q डैश इंटू Q बाय L स्क्वायर। इस वाले Q ने इसे रिपेल किया ऐसे, दोनों पॉजिटिव हैं, रिपेल करेगा। कितना हो गया? K Q इंटू Q डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया? √2L। √2L का स्क्वायर बन जाएगा 2L स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ये एंगल हो गया 45 डिग्री। अब नेट फोर्स निकालनी है, अब नेट फोर्स निकालनी है। एक्स एक्सिस में रिजॉल्व कर देंगे, वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर देंगे। इसको रिजॉल्व कर दो तो ये इसका एक कॉस कंपोनेंट बन जाएगा, एक साइन कंपोनेंट बन जाएगा। ये हो जाएगा K Q डैश बाय 2L स्क्वायर साइन 45 हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा K Q इंटू Q डैश बाय 2L स्क्वायर कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। बोलो हाँ। अब x में अलग ऐड कर देंगे, y में अलग ऐड कर देंगे। अब x में अलग ऐड कर देंगे, y में अलग ऐड कर देंगे, तो हमारा x एक्सिस में कितना नेट फोर्स हो गया? सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगी। कितना हो जाएगा? K Q इंटू Q डैश बाय L स्क्वायर प्लस 1/2√2। ये नेट फोर्स का x कंपोनेंट हो गया। y एक्सिस के अंदर ये बड़ा है या ये बड़ा है? ओए ऋषभ, कौन सा बड़ा है यार? ये ऊपर वाला बड़ा नहीं है? Yes, sir. तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? K Q इंटू Q डैश बाय L स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2√2 बन जाएगा। ये नेट फोर्स का y कंपोनेंट हो गया। तो हमारे पास नेट फोर्स का x कंपोनेंट भी आ गया, y कंपोनेंट भी आ गया। हम नेट फोर्स का वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं Fx i कैप प्लस Fy j कैप। या नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर द रूट, वो कितना हो जाएगा? K
Q इंटू क्यू डैश बाय एल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय 2√2 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? इसका मतलब हमारे पास इतना मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में कुछ लग रही है। एम आई राइट? ऋषिता सही कह रहा हूं? हाँ सर। एट एंगल थीटा लग रही है। कितना हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2√2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 2√2। हाँ या ना? क्योंकि टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। और जिसको वेक्टर एडिशन नहीं आता तो वो क्लास से जा सकता है। समझ में आ रही है बात? अब मैं ये थोड़ी समझाऊंगा बैठ के, तुम्हें वेक्टर एडिशन भी नहीं आता तो। क्यों ऋषिता बेटा? हाँ, जब 10th वाली बच्ची समझ सकती है तो 12वीं के तो समझ ही सकते हैं। हाउ इज दैट? है तुम्हें 9th वाली बोलने बच्ची बोलने की आदत पड़ गई है? अच्छा, कौन कौन बच्चा है जो दूसरे ग्रुप का है, जो इस ग्रुप में आ रहा था अटेंड करने? देव आया तो नहीं है? आ गया सर। क्यों आए तुम, ये बताओ भाई। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ जरा, तुम्हें किक मारता हूँ क्लास से। ऋषिता लिख लिया था? हाँ सर। गरिमा समझ में आ रहा है? यस सर। खुशी बिल्कुल शांत बैठी है। सर आ रहा है समझ में। यार इसमें समझने का था क्या, ये बताओ। ये सर सिंपल ग्रेविटेशन ही था। हाँ, अरे फोर्सेस को ऐड ही तो कर रहे हैं यार, मतलब बचपन से करते आए हैं वेक्टर्स को ऐड। ठीक है, मैं ये सिखा रहा था इसमें। कूलम्ब लॉ को स्टेट करने के दो तरीके हैं, टू वेज टू स्टेट कूलम्ब लॉ। हालांकि किसी किताब में ऐसे लिखा नहीं होता, लेकिन टू वेज टू स्टेट कूलम्ब लॉ। तुम कहोगे सर दो तरीके से कैसे स्टेट कर सकते हैं? मैंने कहा रुको यार, ये Q1 था, ये Q2 था, सेपरेशन बीच में R था, इस पे फोर्स लगी ऐसे, कितनी फोर्स लगी? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलेगा? ऋषभ यही तो बताया मैंने अभी तक। यस सर। ये पॉजिटिव लिखना है यार, जितनी बार मैं ये लिखूंगा उतनी बार तुम लिखोगे। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब मैंने कहा एक काम करो, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये Q1 है और यहां पर मैंने R डिस्टेंस पे 1 कूलम रख दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं इस 1 कूलम पे फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स ऑन 1 कूलम दैट विल बी K Q1 इंटू 1 बाय R स्क्वायर। क्यों ऋषिता, सही कह रहा हूं? हाँ सर। तो ये बेसिकली कितनी लग रही है? K Q1 बाय R स्क्वायर। एग्रीड? अब ये कहो, अब ये कहो कि यार एक कूलम पे इतनी लग रही है, एक कूलम पे इतनी लग रही है, अगर 2 कूलम होता तो इसकी डबल लगती, और अगर 3 कूलम होता तो इसकी ट्रिपल लगती। हाँ या ना? कौन है भाई? म्यूट करके आता हूं, रुको। ठीक है गाइस, मैं क्या कह रहा था, अगर हमारे पास एक कूलम पे फोर्स इतनी लग रही है तो 2 कूलम पे इसकी डबल लगेगी, 3 कूलम पे इसकी ट्रिपल लगेगी, और Q2 पे कितनी लगेगी? Q2 टाइम्स ये लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ सर। गरिमा ये समझ में आया कैसे सोचा मैंने? गरिमा, यस सर। यस सर। ऋषिता ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। भाई एक कूलम पे जो फोर्स लगी, 2 कूलम पे उसकी डबल लग रही है, Q2 टाइम्स कर दूंगा तो वो Q2 पे लगेगी। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, यही तो बोलना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस वाली फोर्स को, फोर्स ऑन Q2 को लिखा जा सकता है Q2 टाइम्स फोर्स ऑन 1 कूलम। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? सही है? पक्का ना? तो यस सर। ये बात तो ये वही हो गई कि हमने कूलम लॉ को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दिया। अब तुम ये कह सकते हो यार ये घुमाने फिराने की जरूरत क्या थी? क्योंकि यहां पर मैं एक नई क्वांटिटी डिफाइन करने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिफाइन कराने वाला हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
a charge is basically force experienced by 1 coulomb. One coulomb test charge. That is how it is defined. बच्चे कहेंगे यार ये तो बड़ा अजीब सी चीज बोली है. ये चीज ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आती है. ठीक है. What is gravitational field? Gravitational field due to a mass is force experienced by 1 kg kept at that point. बोलो हाँ. Sir, what do you mean by test charge? यार ये जो 1 कूलम है ना, इसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं. टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक 1 कूलम रख दिया. हाँ या ना? Okay. बिल्कुल सही. ये पूछना जरूरी है यार. कोई भी अगर कंफ्यूजन है ना, पूछ लो. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कोई चार्ज Q1 रखा है और उससे सपोज r डिस्टेंस पे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो. मतलब इसका मैं जानबूझ के शब्दों में लिख रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट ए कोई कहेगी निकालो. तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं ए पॉइंट पे 1 कूलम रख दूंगा. एग्रीड. और 1 कूलम पे फोर्स निकाल दूंगा. ऐसे फोर्स लगेगी. इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. वेक्टर क्वांटिटी है ड्यू टू Q1 एट पॉइंट ए. कितना हो जाएगा? K Q1 बाय R स्क्वायर. बोलो हाँ. किस किस को समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. ये तब होगा जब Q1 मेरा पॉजिटिव था. जब Q1 मेरा पॉजिटिव था. एग्रीड. पीयूष सही कह रहा हूं? Yes, sir. अगर मैं ये कहता कि यहां पर एक -Q1 रखा हुआ है और R डिस्टेंस पे इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q1 एट B निकालो. सही है ऋषिता? अब क्या करूंगा? वो 1 कूलम रख के उल्टा 1 कूलम रखूंगा पहले तो, और फिर कहूंगा यार 1 कूलम रख दिया तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड -Q1 के कारण B पॉइंट पे इधर की तरफ होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी K Q1 बाय L स्क्वायर. मेरी कहानी समझ? L नहीं, R डिस्टेंस लिया ना, R स्क्वायर. मेरी कहानी समझ में आई या नहीं आई? क्या मैं ये कह सकता हूँ घुमा फिरा के कूलम लॉ को ही बोल रहा है दोबारा से? हाँ या ना? Yes, sir. गरिमा ऐसा लग रहा है ना या नहीं लग रहा है? Yes, sir. नवम, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. शाहीन? Yes, sir. ओके. आगे बढ़ूं? Yes, sir. ये हर्षिता जो है, हर्षिता हमारी ग्रुप 1 वाली बच्ची है या कोई और हर्षिता है? न्यू स्टूडेंट हर्षिता है या जो हमारे दूसरे ग्रुप की हर्षिता है वो बैठी है? नहीं सर, न्यू वाली. न्यू स्टूडेंट है. ओके चलो. सो गाइज मैं ये कह रहा था कि अब मग्गा मार लो. मग लो. क्या मग लो? कि अगर चार्ज Q होता है उसके कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? 1 कूलम रखने की जरूरत नहीं है, रट लिया. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे. कितना? KQ बाय R स्क्वायर. और अगर कोई -Q है उससे R डिस्टेंस पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसकी तरफ? कितना होता है? KQ बाय R स्क्वायर. सही कह रहा हूं? उसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया. लेकिन अब तुम्हें अल्टीमेटली क्या करना है? रटना भी पड़ेगा. लॉजिक पता चल गया कि करते कैसे थे. 1 कूलम रख के करते थे. मैं पागल थोड़ी हूं, जब भी क्वेश्चन आएगा मैं सबसे पहले 1 कूलम रखूंगा. मैंने रट लिया. मैंने कहा चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी. पॉजिटिव चार्ज है तो KQ बाय R स्क्वायर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ होगी. कितनी होगी? KQ बाय R स्क्वायर. एग्रीड और नॉट ऋषिता? हाँ सर.
ठीक है, अब यहां तक रट लिया, आगे बढ़े। अब जैसे मान लो कोई कहे कि सपोज, सर वो थोड़ा रहता है लिखना। ओके, रहता है तो पूछो, बोल दो भाई। फास्ट जाऊं तो बता देना, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स। इफ आई एम गोइंग फास्ट लेट मी नो, ठीक है? इसीलिए अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं भाई। डन सर। कौन बोल रहा था? अक्षत बोल रहा था? सर सुयश। सुयश बोल रहा था। मैं ये कह रहा था, सपोज करो यहां पे चार्ज दे दिया -q, यहाँ पे चार्ज दे दिया -q, यहाँ पे चार्ज दे दिया +q, यहाँ पे चार्ज दे दिया +q, ये डिस्टेंस दे दिया l और ये 90 डिग्री है, स्क्वायर है बेसिकली। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन इज फाइंड electric field net at point of intersection of diagonals. ऋषिता बेटा क्या करूंगा मैं, ये बता दो। मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वाला +q होगा, ब्लैक वाला, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे चार्ज से अवे होगी। बोलो हाँ। पॉजिटिव चार्ज के कारण तो दूर होती है, अभी तो सिखाया था यार। Q का के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होती है, KQ/R²। कितनी हो जाएगी? KQ, R का रोल ये प्ले करेगा, R कितना हो जाएगा? √2L का हाफ, L/√2, तो KQ/L/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। एग्रीड और नॉट? यस सर। और ये कह सकता हूं कि जो ये वाला +q है, पिंक वाला, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फिर से अवे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? KQ/L/√2 का स्क्वायर। शाहीन बेटा समझ में आ रहा है? तो वो हाफ क्यों हुआ? भगवान ने कहा था कि जो हमारा डायगोनल होता है स्क्वायर का, उसका मिड पॉइंट लूंगा तो ये R होगा ना। ये R क्या है? डायगोनल का हाफ नहीं है? ये अगर √2L है, अब ये मत कहना ये √2L क्यों होता है। मेरी छठी क्लास की बच्ची को भी पता है कि ये L होता है, ये L होता है, पाइथागोरस से ये √2L होता है। तो R हमारा √2L का आधा नहीं होगा? बोलो हाँ। ये नहीं आया समझ में? आ गया? यस सर। और सपोज मैं इस ऑरेंज वाले चार्ज को देखूं, -q को, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इस पॉइंट पे देखनी है, उसकी तरफ हो जाएगी। बोलो हाँ। इस वाले के कारण उसकी तरफ हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू डबल हो गई। जो ये इधर वाला है, ये सपोज से ग्रीन वाला है -q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसकी तरफ हो जाएगी, तो इसका डबल हो गया। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेक्निकली ये क्वेश्चन क्या बन गया? इधर की तरफ वेक्टर हो गए कितने, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ गया 4KQ/L², और इधर की तरफ बन गया 4KQ। क्लास ले रहा हूं भाई। हाँ बोलो, पॉज कर देते हैं। इधर भी क्या हो जाएगा? 4KQ/L², और ये मैं कह सकता हूं ये 90 डिग्री होगा। अब ये मत कहना कि शाहीन बेटा, ये मत कहना कि ये 90 डिग्री क्यों होगा। ऋषिता सही कह रहा हूं मैं, 90 डिग्री होगा ना? इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, 90 डिग्री तो है। हाँ सर। और ये भी अगर F है और ये भी अगर F है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ये भी अगर F है, ये भी अगर F है,
नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, एक एक्सिस ये ले लो, एक एक्सिस ये ले लो, दोनों 90 डिग्री पे हैं ही, ये एक्स है ये वाई है, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 45 डिग्री पे बन जाएगा। कितना बन जाएगा √2f, एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर का अंडर द रूट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं। क्यों ऋषभ सही कह रहा हूं? Yes, sir. तो नेट फोर्स कितना हो गया √2 टाइम्स 4kq/l²। सही है, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आराम से लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? हाँ सर। Please wait. ओके Done, sir. कूल। मैं ये कह रहा था, फिर से थ्योरी पे आ जाओ, फिर से थ्योरी पे आ जाओ। मैंने ये कहा था कि अगर ये चार्ज Q1 होता है और ये चार्ज Q2 होता है, R सेपरेशन पे होते हैं, तो इस पे फोर्स कितना लगता है K Q1 Q2/r²। एग्रीड? बच्चे कहेंगे सर ये कितनी बार डायग्राम बनवाओगे? अगर मैं बना सकता हूं तो तुम भी बना सकते हो। एग्रीड और नॉट? क्या पता क्लास में मेरा कोशिश होगी इतनी बेसिक चीज तो क्लास में ही रटी जाए। हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया? Yes. हाँ सर। अब मैंने एक नया फंडा बताया था, मैंने कहा अगर Q2 नहीं होता तो भी मैं ये कह सकता हूं कि हाइपोथेटिकली यहां पर Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, कितनी K Q1/r²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? B। बोलो हाँ। सही है? Yes, sir. अब एक नई चीज बताऊं कि भाई नई चीज नहीं है, अब ये हम बता चुके हैं, अब इसको फॉर्मुलाइज कर रहा हूं। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई पॉइंट P है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहां पर अगर मैं चार्ज Q रख दूं तो उस पे फोर्स कितना लगेगा QE। बोलो हाँ। बच्चे कहेंगे ये अरे अभी तो मैंने कहा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज फोर्स ऑन 1 कूलम। अगर Q टाइम्स चार्ज रख दूंगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा Q टाइम्स द QE. इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आया? क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कूलम लॉ बन जाएगा? हाँ या ना? कनिष्क कह रहा है समझ में नहीं आया। मैंने कहा रुक जाओ मैं फिर बता देता हूं कि भाई मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहां पर कोई चार्ज Q रख दिया जाए तो इस पे फोर्स कितना लगता है QE, और किस डायरेक्शन में लगता है? E की डायरेक्शन में लगता है। और अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहाँ पे चार्ज तुमने -Q रख दिया तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगता है? इधर की तरफ लगता है। और कितना फोर्स लगता है QE। बोलो हाँ। हाँ सर। और ये चीज मैंने पहले भी कभी बताई थी, बताओ कब बताई थी? सर ऐसे तो नो स्प्रिंग हाँ जब तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे ना, तो मैंने बस रटवाया था, समझाया कुछ नहीं था, मैंने बस रटवाया था। मैंने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, उस वेक्टर की वैल्यू 10 है, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे अगर मैं 2 कूलम रख दूं तो इसका मतलब इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग जाएगी इधर की तरफ। बोलो हाँ। और फिर मैंने कहा मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E 10 है और यहाँ पर मैं मान लो -3 कूलम रख दूं तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लग जाएगी कितना? 30 न्यूटन। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. तो तुम कहोगे यार ये कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाली यहां पर B पॉइंट पे, यहां पे अगर Q2 रख दूं तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? Q2 इंटू E। बोलो हाँ। विच इज बेसिकली योर कूलम लॉ। एग्रीड और नॉट? ऋषभ Yes. सही?
ऋषभ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नहीं, क्या मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो जो झंझट है ना, दिस झंझट इज बेसिकली अ रीस्टेटमेंट ऑफ द कूलम लॉ। बोलो हाँ। हाँ सर। अब तुम ये जरूर कह सकते हो कि यार ये इस झंझट को पाल क्यों रहे हैं? वो इस झंझट को इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि अगर चार्ज Q2 नहीं भी होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती या नहीं होती? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक तरीके से क्या कर दिया, उसने कुछ बना दिया वहां पर कि अगर वहां पे चार्ज ले आऊंगा तो उस पर फोर्स लग जाएगी। एक हाइपोथेटिकल चीज बना दी। एम आई राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, एक तरीके से हाइपोथेटिकल चीज हुई या नहीं हुई? यस सर। कि हाइपोथेटिकल चीज बना दी, अगर वहां पे कोई चार्ज लेके आ जाता हूं अब मैं, तो उस पर फोर्स लग जाती है। क्यों ऋषभ, सही कह रहा हूं? Yes, sir. तो इट इज they always want to talk in terms of hypothetical things. They don't want to talk in terms of concrete things. हाँ या ना? लिख लिया या नहीं लिख लिया? वैसे एक चीज बता दूं मैं, यहां पर बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, उस गलती को मैं जानबूझ के सही करना चाह रहा हूं। क्या गलती करते हैं? फोर्स ऑन Q इज Q into E. Force on Q at some point P is Q into electric field at point P. किस को मेरी बात समझ में आई? लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P में क्या चीज का ध्यान रखना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस except Q. Technically he wants to say this is external electric field. External मतलब इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q का कंट्रीब्यूशन थोड़ी है। बोलो हाँ। Q की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी इंक्लूड करोगे? समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ सर। दुनिया में जितने भी और चार्जेस हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड कर लो, Q को इंक्लूड मत करना। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। इसीलिए ध्यान रखना कि किताबों के अंदर लिखा भी होगा कि दिस E शुड बी E, ऐसे लिखा होता है E एक्सटर्नल। E एक्सटर्नल मतलब इस माइनस Q को छोड़ के दुनिया में जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी, इसका कंट्रीब्यूशन मत ले लेना। क्यों ऋषिता बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। अब जैसे यार देखो ऐसा है, मैंने अभी ये सबसे जहां पे घूम फिर के लेट अस गो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था ना, मैंने क्या कहा था? फोर्स ऑन Q डैश निकालो ड्यू टू अदर चार्जेस। बोलो हाँ। हाँ सर। और मैंने कैसे निकाला था? Q डैश पे पहले इस Q के कारण निकाला, फिर इस Q के कारण निकाला, फिर माइनस Q के कारण निकाला, और फिर तीनों का वेक्टर सम कर दिया। मैंने कहा रुक जाओ, एक नई तरीके से सोचते हैं इसे। मैंने कहा Q डैश है ही नहीं, Q डैश पे फोर्स निकालनी थी ना, Q डैश है ही नहीं। फिर तुम कहोगे अब क्या करें? मैंने कहा अब यहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी K Q/L²। पॉजिटिव के कारण अवे होती है, नेगेटिव के कारण उसकी तरफ हो गई K Q/L²। इस पॉजिटिव के कारण इधर की तरफ हो गई K Q/√2L², 2L²। ये एंगल हो गया 45। अब मैंने दो एक्सिस चूज कर ली। जब दो एक्सिस चूज कर ली फिर रिजॉल्व कर दिया, एक्स में अलग और वाई में अलग, तो साइन कंपोनेंट बन गया K Q/2L², साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस कंपोनेंट हो गया K Q/2L², कॉस 45 हो गया 1/√2, और फिर x में अलग निकाल लिया, तो x में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई K Q/L², 1 + 1/2√2। y कंपोनेंट में क्या आएगा? ये बड़ा होगा तो इधर की तरफ आ गया K Q/L², 1 - 1/2√2। क्यों ऋषभ, सही कह रहा हूं? यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो कुछ और था।
मैंने कहा चिल चिल। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था यहां पे चार्ज रखा था ग्रीन वाले पॉइंट पे क्यू डैश। पहले तो क्यू डैश को भूल गया मैं। अब मैंने कहा इस पॉइंट पे क्यू डैश को ले आओ। अगर मैं इस पॉइंट पे क्यू डैश को ले आऊंगा तो क्यू डैश के ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्स कंपोनेंट था EX, और यहां पे तुमने क्यू डैश रख दिया, तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू डैश इंटू EX, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। वाई कंपोनेंट ऊपर था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट था। तो वाई एक्सिस में फोर्स लगेगा क्यू डैश इंटू EY, ये फोर्स का वाई कंपोनेंट हो गया। अबे घूम फिर के कान को घुमा के पकड़ा है, बात तो वही आई है नहीं आई जो यहां पे नीचे आई थी। एग्रीड? हाँ सर। सही है कि नहीं है? यही वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू आ रही है। कौन सी वैल्यू सेम आ रही है? ये वाली वैल्यू इज सेम एज ये वाली वैल्यू। एग्रीड? ये वाली वैल्यू इज सेम एज ये वाली वैल्यू। आया ना? अब लिखा या नहीं लिखा? ऋषभ, ओए बालक, लिख रहे हो? यस सर, लिख रहा हूँ। कूल। बाय द वे, हु इज रघुवेंद्र? कोई नया बच्चा लग रहा है। सर डेमो क्लास। ठीक है, डेमो वेमो कुछ नहीं, मतलब क्लास चल रही है। अब ये फेयर है, रिपीट नहीं होगा, पहले बता रहे हैं। लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। ओके, किसी का रह तो नहीं गया था? बता देना। जूम आउट तो ना करूं? आगे बढ़ते हैं, चलो। कुछ कुछ बोल नहीं रहे भी, बोलते रहा करो। अक्षत, हाँ सर। यार ये बताओ, मैंने कहा था ना चीजें 11th की चीजें एक तरीके से सांप है वो जो डस लेता है कहीं पे भी। बोला था ना ये? हाँ सर, अभी किसी को वेक्टर नहीं आता होगा तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा कुछ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी और चीज दिखाते हैं कि भाई मान लो मैंने एक चार्ज ले लिया, यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज Q है, और इनके बीच में सेपरेशन है 2L। ठीक है भाई, और ये चार्ज मैंने फिक्स कर दिया, और ये चार्ज मैंने फिक्स कर दिया, और बीच में L डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रख दिया। ये चार्ज Q है, इसका मास M है, एंड दिस चार्ज इज फ्री टू मूव। दिस चार्ज इज फ्री टू मूव। इस पे फोर्स कितना लगेगा ये बता दो। सर 0 न्यूटन। हाँ 0 लगेगा। कौन बोला? नभम। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, 0 लगेगा। फोर्स कट जाएंगी ना, फोर्स कट जाएंगी। मतलब कि भाई यहां पे रख दिया है तुमने Q, ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, और अब हम ये कह सकते हैं इस पे फोर्स, ये लेफ्ट वाला तो इधर की तरफ लगाएगा K Q इंटू Q बाय L स्क्वायर, और ये वाला Q इधर की तरफ लगाएगा K Q इंटू Q बाय L स्क्वायर। तो F नेट हो जाएगा 0, F नेट हो जाएगा 0। तो यहां से अगर इसको रिलीज कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। अब ये मत कहना कि यार एक्सेलरेशन क्यों 0 है हो जाएगा, क्यों 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 ऋषिता? F नेट इज ma होता है ना। हाँ सर। So this is basically your equilibrium point. This is basically your equilibrium point. What is equilibrium?
Equilibrium is the point where net force is balanced. Am I right? अब क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन तो ऐसे ही बना रहा था मैं, क्वेश्चन तो बता दूं। नेट फोर्स पूछना मेरा बिल्कुल एम नहीं था, पहले बता रहा हूं। मेरा एम था इट इज slightly displaced by x along line joining Q and Q and released from rest show that it executes SHM and also find the time period of SHM. Previous year mains question है, previous year mains question है। पीयूष बेटा क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है ये? सर ये मतलब पूछ रहा है प्रूव दैट इट्स एसएचएम और टाइम पूछ रहा है ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालो। कोई मुझे बता सकता है कि भाई एसएचएम की कंडीशन क्या होती थी? ऋषभ क्या कंडीशन होती थी? नेट फोर्स शुड बी रीस्टोरिंग, हाँ या ना? यस सर। रीस्टोरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एंड नेट फोर्स शुड बी x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल। x क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और उससे हम क्या दिखा देंगे कि एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग इज ऑफ टाइप ओमेगा स्क्वायर x। बोलो हाँ। एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग इज ऑफ टाइप ओमेगा स्क्वायर x। और उससे हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड को लिख देंगे 2 पाई बाय ओमेगा। कुछ याद आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब तुम ये कहोगे यार मेंस का क्वेश्चन करा रहे हैं सर तो बड़ा टफ पढ़ा रहे हैं। टफ क्या पढ़ा रहा हूं? एसएचएम के अंदर समथिंग विच इज टॉट इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ एसएचएम इज बीइंग यूज्ड। क्यों ऋषिता? नथिंग अ टफ वाला पार्ट, हाँ या ना? क्यों ऋषिता, सही कह रहा हूं? कोई ये कहे कि मेरे को, लेकिन अब तुम्हें पहले 15 मिनट ही नहीं आते एसएचएम के तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों गाइस, सही कह रहा हूं? Yes. टफ पार्ट यूज नहीं कर रहे, आसान पार्ट यूज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार देखो ऐसा था, पहले ये था Q, ये था Q और ये था Q, ये L था, ये L था। यहां पे तो नेट फोर्स 0 था, यहां पे तो नेट फोर्स 0 था। अब इसने कहा कि यहां से x डिस्प्लेस कर दिया, मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया x। अब इस वाले के कारण ये चार्ज Q था ना, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? K QQ डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एग्रीड? यस सर। लेफ्ट वाला जो रिपल्शन करेगा तो उनके बीच का सेपरेशन तो L माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? और जो ये राइट वाला है, ये राइट वाला रिपल्शन करेगा, ये राइट वाला, ये वाला पॉजिटिव Q, ये रिपल्शन इधर की तरफ होगा। तो ये हो जाएगा K QQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। यार ये बता दो कौन सी फोर्स बड़ी है? लाल वाली हरे वाली? लाल वाली हरे वाली? ये बता दो। सर रेड रेड वाली है। इसका मतलब रिस्टोरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? रिस्टोरिंग Yes, का sir. मतलब होता है वापस लेके आना। रिस्टोरिंग का मतलब है जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन थी वहां पर वापस लेके आना। तो ये मीन पोजीशन भी कहलाती है इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। सो दिस नेट फोर्स इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक टू द मीन पोजीशन और नॉट। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? K QQ अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ K QQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। That should be mass into acceleration. That should be mass into acceleration. F net equal to ma बोलते हैं, इसका मास m था,
अब ये चीज प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख रही है क्या गाइस? इज दिस थिंग ऑन सिंप्लीफाइंग बिकम्स प्रोपोर्शनल टू एक्स? इट डजंट लुक लाइक इट। ऋषिता यार होता हुआ लग रहा है ये प्रोपोर्शनल टू एक्स, या हो जाएगा? ऋषिता आर यू देयर? सो रही है वो। ऋषिता बेटा क्या कर रहे हो? अनम्यूट करो खुद को। अक्षत प्रोपोर्शनल टू एक्स होता दिख रहा है? नहीं सर, एक्स स्क्वायर लग रहा है तो। हे भगवान, क्या यार तुम लोग कैलकुलेशन से क्यों डरते हो? मैं जानते हो वैसे 10th वाली बच्ची का एग्जांपल क्यों लेना चाह रहा था, क्योंकि अभी वो इतनी छोटी है कि उसको कैलकुलेशन का खौफ नहीं आया है। तुम लोगों को ना कैलकुलेशन का खौफ है। एक्स स्क्वायर होएगा, अबे कह रहा हूं जरा करके तो देख। ठीक है सर, करता हूँ 1 मिनट। मतलब अब तुम ये कहो कि ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे? मैं यहां पे तुम्हें कैलकुलेशन कराने के लिए बैठा हूं। 12वीं क्लास में आ गए, मैं तुम्हें बताऊंगा 2 + 2 4 होता है। करो। छोटे बच्चे कैलकुलेशन से नहीं डरते यार। हम बड़े हो के ना हम सीख लेते हैं कैलकुलेशन से डरना, सिंप्लीफाई करना। भगवान करे काश ऐसे ही हो जाए, अपने आप ही हो जाए, हाथ चलाना ही ना पड़े। क्यों शाहीन बेटा, ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. अब ये मत कहना कि कैलकुलेट नहीं हो रहा। a+b² माइनस a माइनस b होल स्क्वायर 4ab बन जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तब। क्योंकि a² Yes, + b² + 2ab माइनस a² + b² माइनस 2ab, a² + b² वाली टर्म कट जाएगी तो 4ab बच जाएगा ऊपर। मतलब मैं चाहता था कि तुम लोग करो ये चीज, तो मतलब मेरे को तो ये हाँ, 4LX ये बन रहा है k q × 4lx, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा l² माइनस x² का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। इज मास इनटू Yes. एक्सेलरेशन। यार ये Yes, SHM नहीं है, ये SHM ही नहीं है। हाउ द हेल कैन मीन्स पीपल आस्क कि शो SHM। उसने कहा था x इज वेरी वेरी स्मॉल, ये SHM था ही नहीं। लेकिन अगर ये कहता कि x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू l, तो मैं नीचे वाली टर्म के अंदर ये कह सकता हूं l² माइनस x² को मैं l² ही लिख दूं। यहां पर इस टर्म को मैं l की पावर 4 लिख दूं। बोलो हाँ। हाँ सर। हो गया SHM, हो गया SHM। अक्षत कैसा रहा? अरे तो पेंडुलम वाला जुगाड़ हो गया। तो होता है, हमने SHM में यही तो सीखा था कि भैया जुगाड़ जुगाड़ पे दुनिया खड़ी है। k q x by l³ into m is acceleration। अब मैंने कहा था भाई ये इक्वेशन आ गई। अब SHM में हमने क्या सीखा था? एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग शुड बी ऑफ टाइप ω² x। हाँ या ना? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है इतनी बड़ी, ये क्वांटिटी ω² का रोल प्ले करेगा? बोलो हाँ। Yes, sir. तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √4k q³ by ml³। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ SHM हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 4k q³ by √ml³। और कोई ये कहे कि सर ये तो SHM बहुत कुछ लगा दिया। बहुत कुछ नहीं, क्या मैं ये कह सकता हूं SHM का बिल्कुल बेसिक आना चाहिए? हाँ या ना? वो ये नहीं Yes, कहेंगे sir. कि SHM के अंदर खुदाइयां करने बैठ जाएंगे। हाँ ये बात अलग है, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो जो ये यूट्यूबर हैं ये बैठ के कहेंगे अरे देखो देखो
ट्वेल्थ से आता है 60% और 11th का सिलेबस आता है 40%, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को काउंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं है, टेक्निकली ये क्वेश्चन किसका है? एसएचएम का। ये क्वेश्चन एसएचएम का है, ये इलेक्ट्रोस्टैट का है ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट से तो बस एक नई फोर्स आ गई। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो टेक्निकली मेरे हिसाब से 11th का भी 50% आता है और 12th का भी 50% आता है, हाँ या ना? यस सर। गाइस लिख लिया नहीं लिख लिया? सर एक चीज पूछनी थी बोलो। सर, यहाँ से जब इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट करी तो वो डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बता दो एक बार भी। यार देखो, इसके ऊपर भी पंगे हैं पता है। अच्छा क्या, ये किसने पूछा? ये बताओ, नाम बताओ। सर गरिमा। गरिमा ने पूछा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार आया है और मैं भी बताने वाला था इस चीज के बारे में। मैं ये कहने वाला था ये क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है। अभी तो ये एल था, ये एल था, इसने रिपेल किया, लेफ्ट वाले ने ऐसे, राइट वाले ने ऐसे, नेट फोर्स कट गई। अब जब तुमने यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दिया तो लेफ्ट वाले ने रिपल्शन ज्यादा लगाया होगा क्योंकि पास आ गया, और राइट वाले ने रिपल्शन कम लगाया होगा क्योंकि दूर चला गया। तो नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगी। बोलो हाँ। अब इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करके सिंप्लीफाई करके एमए कर दोगे तो वो प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए, और वो एसएचएम करता है, और वो एसएचएम करता है। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा आया मेंस में। कैसे करके आया? इसने यहां पे रखा प्लस क्यू और यहां पे रखा प्लस क्यू और सेंटर पे रख दिया माइनस क्यू। अब लोग तो अंधे की तरह करते हैं, जैसे कोचिंग में मैंने कराया। मान लो ये अगला क्वेश्चन नहीं कराया और बच्चों ने क्या किया, समझ में आया नहीं है, रट के चले गए कि सर ने कहा था ऐसे ऐसे करके कर देते हैं। रटने वाले बच्चों का तो शैतान का काम होता है, वो तो नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव नंबर लेके आएंगे। वो कैसे? भाई तुम ये बता दो, इस माइनस क्यू को ये अट्रैक्ट कर रहा है और इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। जब तुमने, और अभी फोर्स कट गई, जब तुमने इसको डिस्प्लेस किया एक्स से, क्या मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट वाला ज्यादा तेज अट्रैक्ट करेगा और राइट वाला धीरे अट्रैक्ट करेगा? पहले तो ये बता दो, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स तो इधर की तरफ लगेगी। बोलो हाँ। ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। एसएचएम के अंदर क्या होता है, मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, ऐसे 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 ऑसिलेशंस होते हैं। बोलो हाँ। यहां पे तो डिस्प्लेस करने पे ये दूर भाग गया। गरिमा समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। तो एक छोटे से चार्ज के साइन को चेंज करने से, अगर बच्चा समझने की जगह रट्टा मार के या आंख बंद करके या एब्सेंट माइंडेडली कर रहा है, वो क्वेश्चन गलत करके आ रहा है, नेगेटिव लेके आ रहा है वो। उसमें इस वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा हुआ था, इट विल नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम। दैट वाज द करेक्ट आंसर। और बच्चों ने क्या किया होगा, जो मेरे से भी पढ़ के, जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, वो क्या करा होगा, उन्होंने कहा होगा हाँ एसएचएम तो 100% है, सर ने क्लास में कराया है। फिर बाद में आके उनके पेरेंट्स आके मेरे सर पे चढ़ेंगे कि सर आपने कराया था, देखो बच्चे ना अच्छा नहीं किया। मैं कहूं पढ़ा ही नहीं उसने ढंग से, वो पढ़ नहीं रहा था, वो रट रहा था चीजों को। क्यों गाइस? किस किस को समझ में आया कि इसमें पंगे आ जाएंगे? गरिमा समझ में आया है? यस सर आ गया। पक्का? यस सर। टफ तो नहीं था आई होप? पहले लग रहा था, अब आ गया। सर एक बार इसके ऊपर वाला दिखा। कौन इसके ऊपर वाला? क्या वो तो कैलकुलेशन थी भाई। ब्लैक पार्ट सर। ये यस सर, एक बार मैच करना था। अच्छा, कौन है ये? सर सुयश। ओके करो। डन सर। ऋषभ सही था? यस सर। देखो अगला क्वेश्चन मैं तुमसे करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अच्छा इसमें ना डायग्राम बना के दे दें तो कितना बढ़िया है। और वो डायग्राम बना के देते नहीं, वो मजे लेते हैं। वो ये कहते हैं, वर्ड में लिखा होगा ये चीज, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू
are fixed 2L apart, there is a point charge plus Q at the midpoint of the line joining the two charges. तुम कहोगे सेम सर, सेम क्वेश्चन है, आपने क्या किया? मैंने कहा रुको, it is slightly displaced by some amount perpendicular to the line joining by some amount x. Perpendicular to the line joining. पहले क्या x बोला होगा? Along the line joining. Along the line joining. किस किस को मेरी बात समझ में आई है? यस सर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब ये कह रहा है एसएचएम करेगा। मैं कहूंगा एसएचएम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा यार, पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव थे तो अलोंग डिस्प्लेस करने पे एसएचएम कर रहा था, हाँ या ना? इसमें एसएचएम कर रहा था, अब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण फोर्स लगेगा ऐसे, इसके कारण फोर्स लगेगा ऐसे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। Is it restoring force? Is it restoring force? No. This net force will be somewhere like this. It will go away from the mean position. It will not do SHM. बोलो हाँ अक्षत। यस सर। Got it? हाँ सर। ये समझ में आ गया? आ गया ना? इसमें एसएचएम नहीं होगा। तुम्हें पता है इसमें माइनस होता तो एसएचएम होता। माइनस वाले में, अलोंग वाले में एसएचएम नहीं था। नहीं समझे भाई? तुम ये प्लस क्यू की जगह, अगर तुम प्लस क्यू की जगह इस वाले को माइनस क्यू ले लेते, तो माइनस क्यू अगर यहां पे करता तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करता, ये कम अट्रैक्ट करता, तो ये एसएचएम नहीं था। लेकिन अगर परपेंडिकुलर में शिफ्ट करोगे माइनस क्यू को, तो एसएचएम होगा या नहीं होगा? क्योंकि इस पे फोर्स इधर लगेगी और इस पे इधर फोर्स लगेगी। नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी या नहीं होगी? हाँ सर। एसएचएम हो सकता है, प्रोपोर्शनल टू एक्स भी दिखाना पड़ेगा। पीयूष, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तुम दिखाओगे अब। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Q है, ये Q है, ये L है, ये L है। यहां पे रखा था माइनस Q, और इसको अगर मैंने X डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, इसका मास है M। शो एंड फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM of small m if X is very very less than L. You have got 2 or 3 minutes to do this question. You have got 2 or 3 minutes to do this question, and this is not tough. Got it? So give it a go, guys. Pause कर रहे हैं recording, guys. हाँ भाई करें या हो गया किसी का? सर हो यस सर, हो गया। सर हो गया। भाई इधर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, के, ये Q है, तो K QQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। बोलो हाँ। पाइथागोरस सबको आता है। इधर फोर्स लगेगा K QQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, X L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल थीटा ले लो, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? साइन कंपोनेंट कट जाएंगे, इसका साइन कंपोनेंट कट जाएगा, F साइन थीटा वो कट जाएगा इस F साइन थीटा से। तो आंसर क्या बना? इधर की तरफ नेट फोर्स, इधर की तरफ बना 2F cos थीटा। बोलो हाँ। तो 2F cos थीटा इज MA, F नेट इज MA। बोलो हाँ। रिस्टोरिंग है या नहीं है? इसका मास M है, इसका मास M है, इसका एक्सेलरेशन छोड़ देंगे तो इधर की तरफ A होगा, हाँ या ना? तो ये हो गया 2F हो गया K QQ अपॉन L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। भाई कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो बेस हो गया X अपॉन अंडर द रूट ऑफ
L square plus X square is MA. बोलो हाँ हाँ यार, सर। ये प्रोपोर्शनल टू X दिख रहा है, हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू X अगर L इज मच मच ग्रेटर देन X होगा तो, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ तो सर। ये बन जाएगा 2KQ into Q into X by M into L cube is acceleration restoring. इस पूरे कूड़े को लिख देना ओमेगा स्क्वायर एंड टाइम पीरियड को लिख देना 2 पाई बाय ओमेगा. How's that? Was it tough? ऋषिता समझ में आया है? बढ़िया था. सर ये बिल्कुल वैसा था, वो एक स्ट्रिंग पे एक बीच में एक मास टांग देते थे और फिर उसका निकालते थे डिप्रेशन। हाँ बिल्कुल, ऑल इज वेल बोलो. क्या बोलो? हाँ, रस्सी के बीच में मास टांगते थे, वो नीचे आ जाती थी, तो ऐसे ही होता था, 2t cos थीटा mg हो जाता था. यस सर भाई। हाँ, इसमें वो नहीं है, इसमें ग्रेविटी फ्री स्पेस है. चलो ठीक है, मतलब मैंने बोला नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली इसमें क्या बोला है मैंने, ग्रेविटी फ्री स्पेस है. ऑब्वियसली पिछले क्वेश्चन में भी ग्रेविटी फ्री स्पेस रही होगी, हाँ या ना? सर अगर ग्रेविटी होती तो उसको भी इग्नोर कर सकते थे। क्यों? सर बहुत छोटी होती है ना, इसके वैल्यू उसकी। किसी ने तो बोला ये कौन है, खुशी है क्या? यस सर। सोच रहा था मैं, तुम सुधर रहे हो धीरे धीरे करके. तुमने 11th में पाप करे, उन पापों के घड़े को भरा जा रहा है अब. सही है, दिमाग चला रही है बच्ची कि हाँ ग्रेविटी को शायद इग्नोर कर सकते थे. गाइस गॉट इट और नॉट? आगे बढ़े? अरे Yes, लिखा है या sir. नहीं लिखा है? यस सर, लिखिए। हाँ सर। मैं ये कह रहा था अब, यार ये बताओ कि ये Q1 था और ये Q2 था और ये R था. अब अगर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 is given by K Q1 Q2 by R square, हाँ या ना? अब मुझे इसका वेक्टर निकालना है, मतलब तुम कहोगे वैल्यू, ये तो वैल्यू है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है. बोलो हाँ, ये तो मैग्नीट्यूड है. एग्रीड और नॉट? दिस क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो, सो टॉपिक इज कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है. और ऋषभ क्या करें भाई, इस एफ वेक्टर को क्या लिख दूं? ऐसे कह दूं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इन दो पॉइंट्स का के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग. तो क्या मैं ये कह सकता हूं, सपोज इस वेक्टर को R वेक्टर लिख दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को R कैप बोल सकता हूं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा, R कैप की डायरेक्शन में है? बोलो हाँ. यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, बोलो हाँ. R कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2. सही है? यस सर। यस सर। यार एक काम करो, इसको ऐसे लिख दूं, इस R वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं. अब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, ये क्या बन जाएगा? R वेक्टर नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन, अब ये बता दो ये R स्क्वायर क्या था, व्हाट इज दिस R स्क्वायर? क्या मैं ये कह सकता हूं ये बेसिकली R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर है, हाँ या ना? ये जो R वेक्टर बनाया है मैंने, उसके मैग्नीट्यूड का ही तो स्क्वायर है, लेंथ का ही तो स्क्वायर है. बोलो हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, इसको लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब. दिस इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. अब कोई कहे कि व्हाट इज R वेक्टर? R वेक्टर इज वेक्टर फ्रॉम
वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2. एग्रीड? गरिमा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। गुड गुड। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ऋषभ आता था ये लिखना ऐसे? Yes, sir. के Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। हाँ या ना? सही है? यस सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. गुड। अब एक और चीज, अब किसी को याद आ रहा होगा, काइनेमेटिक्स पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर खुशी, मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था। और काइनेमेटिक्स पढ़ाते हुए मैंने एक पोजीशन वेक्टर बताया था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया था, याद आ रहा है? Yes, sir. मैंने कहा था कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट ए है, तो हम ये कहते थे ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता था। सही है? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, z1, तो हम ये कहते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाता था। ओरिजिन से पार्टिकल का, ओरिजिन से ये वाला वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाती थी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एग्रीड? ये पॉइंट होता था b, यहां पे जो पोजीशन, इसका जो पोजीशन वेक्टर होता था वो ये होता था rb। बोलो हाँ, rb। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2 एंड z2, तो हम ये कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ b वुड बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एग्रीड और नॉट? याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। और फिर ये वाला वेक्टर होता था, दिस इज वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। और टेक्निकली याद आ रहा होगा, काइनेमेटिक्स में मैंने कहा था ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कि ये ए से पार्टिकल टहलता टूलता यहाँ पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था? वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बोलो हाँ। यस सर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहेगा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहेगा? आर ए प्लस आर ए टू बी इज आर बी। टेल हेड से चेक करते थे, टेल हेड से, टेल हेड पहले के टेल से दूसरे के हेड पे जो होता था वो दोनों का सम होता था, तो इसका और इसका सम आरबी होगा। तो इसका मतलब हमारा देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर ए टू बी क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। एग्रीड और नॉट? सही है? Yes, sir. यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दिस आर वेक्टर इज टेक्निकली, दिस आर वेक्टर, ए से बी वाला आर वेक्टर, ए से बी वाला आर वेक्टर इज नथिंग बट आरबी माइनस आर ए, दैट्स आरबी माइनस आर ए। सो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। किस किस को चमक गया ये चीज? Yes, sir. यस सर। अब बच्चे कहेंगे सर इसका यूज कहाँ पे आ गया? ये तो ये चीज हमने 11th के अंदर पढ़ी थी और बहुत शुरुआत में पढ़ी थी, इफ यू थिंक ओवर इट। बोलो हाँ। सर काइनेमेटिक्स की पहली काइनेमेटिक्स की पहली चीज मैंने शुरुआत ही यहीं से करी थी। काइनेमेटिक्स की मैंने कहा था पोजीशन वेक्टर, काइनेमेटिकल क्वांटिटी में पोजीशन वेक्टर सिखाया था, अगला वेक्टर मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिखाया था। बोलो हाँ। उनसे नहीं पूछ रहा मैं कि जो 11th मेरे से नहीं पढ़े हैं लेकिन मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ऐसे शुरुआत करी थी। हाँ या ना? यस। अब क्या कह सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? इसने कह दिया कि ये चार्ज है 3 कूलम्ब और इसको रख दिया 2,3,-1 पे, और ये चार्ज है सपोज 2 कूलम्ब
इसको रख दिया -4, 5, -2 पे। फाइंड फोर्स ऑन 2 कूलम्ब ड्यू टू 3 कूलम्ब। वेक्टर फॉर्म में क्या कहूंगा, k दैट इज 9 × 10⁹ Q1 हो गया 3, Q1 हो गया 3, Q2 हो गया 2, K Q1 Q2, R वेक्टर कौन से वाला वेक्टर लेना पड़ेगा, 2 पे फोर्स निकाल रहे हैं 3 के कारण, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये वाला R वेक्टर लेना पड़ेगा। बोलो हाँ, सही है। हाँ सर। ये R वेक्टर कितना हो जाएगा, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट दैट इज -6i कैप, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट दैट इज 5 - 3 + 2 j कैप, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट -2 -1, तो ये हो जाएगा -1 k कैप। ये हो गया R वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है, 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का √, ये मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, उसका कर दिया क्यूब। बोलो हाँ, इतना न्यूटन फोर्स लगेगी। ऋषिता कैसा लगा? हाँ सर, सही था। सही था ना? हाँ सर। अब जैसे मान लो इसी में ये कह देता फोर्स ऑन 3 कूलम्ब ड्यू टू 2 कूलम्ब, अब क्या करेंगे? वैसे तो इसका नेगेटिव होगा, लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना। K लिख दिया 9 × 10⁹, Q1 लिख दिया 3, Q2 लिख दिया 2, यहां पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला R वेक्टर लेना पड़ेगा, रेड वाला? बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें x2 - x1 करेंगे तो x2 का रोल प्ले करेगा ये वाला 2, x1 का रोल प्ले करेगा ये वाला -4, तो x2 - x1 करेंगे तो 2 - 4 दैट इज 6i कैप। 3 में से तुम 5 माइनस करोगे तो -2 j कैप, -1 से तुम -2 माइनस करोगे तो +1 k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का √, का क्यूब, न्यूटन। क्यों गरिमा बेटा, सही कह रहा हूं? यस। लिख लिया? यस सर। ठीक है, टफ तो नहीं था? नहीं सर। अब जैसे कि मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, लिख लिया था सबने, एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। अब भाई साहब जी ने ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए, कैसे करेंगे? अ चार्ज Q is placed at this point, there is a point P, unit vector in the direction of field at P, मतलब चार्ज रखा है 1, 2, 3 पे, और जो पॉइंट P है वो है 2, -3, 4 पे। बोलो हाँ, चार्ज हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस डायरेक्शन में होगी। बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या बनेगा, K Q × R वेक्टर अपॉन R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। सही है कि नहीं है? यस सर। मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल लूंगा सीधा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे बोल सकता हूं, दैट इज 9 × 10⁹, Q को लिख दिया 2 × 10⁻⁹। सही है? उसके बाद मैं कह दूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, कौन से वाला R वेक्टर लेना पड़ेगा, ये वाला R वेक्टर लेना पड़ेगा, तो लिख दूंगा फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 2 - 1
that is I cap, -3 -2 that is -5 j cap, plus 4 minus of 3 that is 1 k cap, divided by 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर द रूट का क्यूब. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? एनीबॉडी? क्या मैं कह सकता हूं फोर्स वाज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड? तो न्यूटन पर कूलम्ब इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलो हाँ. न्यूटन per coulomb is the unit of electric field. Agreed? Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूं 10th वाला क्वेश्चन निकल चुका? 10th वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसने क्या पूछा है? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस. बोलो हाँ. दिस इज द एक्स कंपोनेंट ना? व्हाट इज द वाई कंपोनेंट? व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? What is the y component of electric field? With negative sign. With negative sign. This whole quantity bracket खोलोगे तो this is your y component of electric field, because net electric field will be typically like ex I cap plus ey j cap plus ez k cap. बोलो हाँ. Yes, sir. और Yes. बच्चे कहेंगे यार ये वेक्टर वेक्टर ना मैं ज्यादा आता नहीं है. निपट गए नहीं निपट गए? गाइस, do you realize how important is vectors के साथ manipulations, and which is something that school people don't really pay attention to? Am I right? हाँ सर. Yes, sir. Yes. निकल गया ना मेरे ख्याल से. x कंपोनेंट निकल जाएगा. ठीक है, रेड वाला पार्ट को सिंप्लीफाई करना, वो x कंपोनेंट दे देगा. 9 × 9 = 18 हो जाएगा. 18 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 2 27 हो जाएगा. रूट 27 कितना हो जाएगा? अबे रूट 27 कितना होता है? 3√3 होता है. 3√3 का क्यूब कर देना तो 18 डिवाइडेड बाय 3√3 का क्यूब. बोलो हाँ. सही है? यस सर. हाँ, वो x कंपोनेंट हो गया. और क्या पूछा है इसने? पहले पार्ट में क्या पूछा था? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ये तो निकल ही गया. ये तो निकल ही गया. यूनिट वेक्टर आर वेक्टर का कैप निकालना है. आर वेक्टर कितना था? I कैप -5 j कैप प्लस 1 k कैप. ये तो R वेक्टर हो गया. इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा. दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा तुम्हारा R कैप. बोलो हाँ. यस सर. क्या फंडा लगाया? R वेक्टर इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ R इनटू R कैप. सो व्हाट इज R कैप? R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. बोलो हाँ. ऋषभ, ये सब करना आता था ना? मैं Yes, sir. आता था. 11th में सीखा था ना? Yes, sir. कभी सोचा नहीं था ना कि यूज होएगा? या सोचा था? सोचा तो था सर आपने. सोचा था? ठीक है, अब हो रहा है ना यूज? Yes, sir. हो गया गाइस? एवरीबॉडी से यस सर, गॉट इट सर. यस सर. Yes, sir. ठीक है. Yes. अब बच्चे कहेंगे सर ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए. अगर ये समझ में आ गया तो तुम इसके ऊपर बेस्ड टफ से टफ क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल couple of years ago this question came. Couple of years ago this question came in the paper. Looks like a tough question, it's not. Looks like a tough question, it is not. ये क्वेश्चन है. ये कंपोनेंट मेथड से करना आसान नहीं रहेगा. पहले तो क्वेश्चन पढ़ो. एक क्यूब है. अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ a carries a point charge q at each corner. कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के? ऋषिता? 8 कॉर्नर्स होते हैं. कितने कॉर्नर्स होते हैं गाइस? 8. ऋषिता को क्या हो गया? उसके माइक को क्या हो गया भाई?
डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई है? अब बीच बीच में माइक उड़ जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा माइक ले लो भाई, या जैक खराब हो गया होगा भाई। ऐसे ले लो ना, ये ऐसे हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स क्रॉस वाई जेड होता है। इज इट फॉलोइंग द राइट हैंड थंब रूल जो मैंने डायग्राम बनाया है? एक्स क्रॉस वाई जेड होता है, हाँ या ना? वाई क्रॉस जेड एक्स होता है, जेड क्रॉस एक्स वाई होता है। राइट हैंड थंब रूल तो फॉलो कर रहा है। ये कह रहा है कि एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया, तो हमने ऐसे बना दिया। थोड़ा बड़ा बना दे तो अच्छा नहीं लगेगा शायद, समझ में भी बेटर है। ऋषभ सही है? Yes, sir. लुक्स गुड। अब तुम कहोगे यार, तो बड़ा टफ क्वेश्चन दिख रहा है देखने में। टफ है नहीं वैसे ये, ठीक है। अब ये कह रहा है 8 पॉइंट चार्जेस रख दिए, ठक 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 ठक, सही है। अब ये कह रहा है किसी एक पे बाकी सबके कारण फोर्स निकाल दो, सही है। साइड लेंथ ए की जगह एल ले लो, अच्छा लग रहा है। इस वाले पे 3 फोर्सेस तो होंगी एडजेसेंट वालों के कारण। एडजेसेंट वाला मतलब, एडजेसेंट वाला मतलब एक वैरायटी, पर्टिकुलर वैरायटी होगी ग्रीन वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इनकी कारण लिखना तो, और निकाल किस पे रहा हूं मैं? ब्लैक वाले पे। किसी एक पे निकालना था, ब्लैक वाले पे निकाल लेते हैं, हाँ या ना? ग्रीन वालों के कारण निकालना बहुत आसान है। ऋषिता कैसे होगा ग्रीन वालों के कारण? ये वाला, ये लेफ्ट वाला ग्रीन है, ये तो ऐसे फोर्स लगाएगा। ये वाला कितना होगा फोर्स? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आई कैप। एग्रीड? बोलो हाँ। यस सर। अरे ना समझ में आया पूछ लो। ये लेफ्ट वाला तो धक्का मारेगा ना ऐसे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आई कैप, सीधा मैग्नीट्यूड लिखा और आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस में है फोर्स। इस वाले के कारण कैसे होगा? इधर की तरफ हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर जे कैप। और इस वाले के कारण कैसे हो जाएगी? ऊपर की तरफ के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के कैप। एग्रीड और नॉट? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपने उल्टा लिख दिया शायद। हाँ सर, जे कैप तो की ऊपर जगह वाले के पे आएगा। कैप। अच्छा सॉरी, जे कैप की। अबे तो मैं तो मतलब ठीक है, हाँ मतलब मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने देखा नहीं कि ऊपर वाई है इधर के है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे लिख दूं? सही है? बोलो हाँ। गरिमा, यस सर। ये तीनों फोर्स तो लिख दी मैंने, क्योंकि ये तीनों फोर्स लिखनी सबसे आसान थी, हाँ या ना? बाकियों की लिखनी थोड़ी मुश्किल है ना, वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी किसी एंगल पे जाएंगी। एग्रीड और नॉट? सही हाँ है? सर। वो सारी की सारी किसी एंगल पे भागेंगी, तो उनको लिखना मुश्किल है। तो उसमें वेक्टर फॉर्म पे आ जाओ। पहले कौन कौन से ले लें? ये ले लो, ये ले लो, और ये ले लो। पर्पल वाले क्या में क्या खासियत है? ये फेस डायगोनल है। एम आई राइट? दिस इज लाइक फेस डायगोनल, दिस इज लाइक फेस डायगोनल, दिस इज लाइक फेस डायगोनल, हाँ या ना? जो ओरिजिन वाला है वो अलग ही है, वो अलग ही किस्म का प्राणी है, वो बॉडी डायगोनल है। किस किस को ये समझ में आया है? हाँ सर। ये क्वेश्चन देखने में टफ है, आसान 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 तो नहीं लग रहा है, बट इतना टफ भी नहीं है। अगर मेरे को अभी वेक्टर फॉर्म वाली चीज पता है तो मैं इसको भी करके दिखाता हूं। मैंने 3 फोर्सेस तो लिख दी, साथ में और भी ऐड करनी है, तो 3 वेक्टरों का सम तो लिख चुका हूं मैं। अब मैं पर्पल वालों को लिखने का प्रयास करता हूं, देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है? इस वाले के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट एल। और इस वाले के कोऑर्डिनेट थे एल कॉमा एल कॉमा एल। क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूं? इस वाले के कारण कितना हो जाएगा? के Q1 Q2, के Q1 Q2
आर वेक्टर हो जाएगा फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल करूंगा तो L माइनस 0 आई कैप प्लस L माइनस 0 जे कैप और L माइनस L दैट इज 0 के कैप। एग्रीड और नॉट? हाँ या ना? यस सर। यस गरिमा से पूछते हैं भाई, गरिमा तुम्हें समझ में आया? यस सर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर द रूट का क्यूब विच इज टेक्निकली √2L का क्यूब। सही है? बोलो हाँ। अबे √2, हाँ ये टेक्निकली यही तो हो गया, मैग्नीट्यूड का क्यूब ही तो हो गया। अगर देखा जाए तो ये लेंथ कितनी है? √2L होगी या नहीं होगी? यस सर। सही है? ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि बेटा मैं पहले बता दूं, ये क्वेश्चन ये मान के चलो इस टॉपिक का सबसे टफ क्वेश्चन है, इसके बाद तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। क्यों ऋषभ, सही कह रहा हूं? यस ये टॉपिक का अगर किसी को अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है तो आई विल एडमिट कि दिस इज अ बिट टफ क्वेश्चन। हाँ या ना? और इसके बाद ये टॉपिक अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इस टॉपिक का टफेस्ट क्वेश्चन जो बन सकता था वेक्टर फॉर्म में वो है। हाँ या ना? तुम्हें बहुत सारी चीजों का ट्रैक रखना है। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, ये ग्रीन वाले में ऐड करना पड़ेगा ये ब्लैक वाला। बोलो हाँ। और ऐसे ऐसे दो टर्म्स और आएंगे। दो टर्म्स कौन से आएंगे? ये आएगा 0L0। अब 0L0 वाले के कारण, इस वाले के कारण फोर्स निकालना है इस पे। वो कितना आ जाएगा? K Q स्क्वायर L माइनस 0 आई कैप, J कैप में 0 आ जाएगा और L माइनस 0 K कैप, क्योंकि ये वाला L और ये वाला L कट जाएगा। बोलो हाँ। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो L माइनस 0 आई कैप, L माइनस 0 L माइनस L J कैप, L माइनस 0 K कैप। एग्रीड और नॉट? यस सर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये आ गया अंडर द रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्यूब। एग्रीड? अब तीसरे वाले को पकड़ो। तीसरे वाला कौन है? एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस वाला ये हो जाएगा L, 0, 0। बोलो हाँ। यस सर। इसके कारण फोर्स कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर 0 आई कैप प्लस L J कैप प्लस L K कैप अपॉन L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के रूट का क्यूब। एग्रीड? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। नवम समझ में आ रहा है? यस सर। यार टफ तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं? थोड़ा सा बोलो हाँ। थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा है, ज्यादा तो नहीं है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बालक? सबसे दुखी कौन कर रहा है हमें? ओरिजिन वाला। अब मैं कहूंगा अब हमें पैटर्न समझ में आ गया। ओरिजिन वाला तो सबसे आसान है। उसका हो जाएगा K Q1 Q2 L I कैप प्लस L J कैप प्लस L K कैप अपॉन इसका √3L हो जाएगा मैग्नीट्यूड, उसका ले लिया क्यूब। दिस इज योर आंसर। ऋषभ कैसा लगा? अच्छा लगा सर। बढ़िया था। यस सर। अब ये मत कहना कि सर ये आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। इसका आंसर दिया हुआ है ये, आंसर दिया हुआ है ये पैकेज में। बच्चे कहेंगे सर मैच कर रहा है भाई, मैच कर रहा है। अब सिंप्लीफाई तो करोगे। आई कैप वाली टर्म्स अलग रख लो, आई कैप वाली टर्म्स अलग रख लो। करो जरा आई कैप वाली टर्म्स को अलग। K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर लिखा। ये कहां से उठाई मैंने? यहां से उठाई। बोलो हाँ। ये रेड वाली
सही है? Yes, sir. आई कैप Yes, वाली sir. टर्म यहां से भी आएगी और यहां से भी आएगी, 2 बार आएंगी। तो ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर इंटू एल बाई रूट 2l का क्यूब आई कैप। बोलो हाँ। Yes, sir. के क्यू स्क्वायर एल अपॉन रूट 2l का क्यूब, यहां पर भी वही चीज बन रही है, और एल आई कैप 2 बार आ गया तो 2l आई कैप हो गया। अभी आई कैप लगाया नहीं है। फिर ये ऑरेंज वाली टर्म में आएगी एक बार आई कैप, तो प्लस के क्यू स्क्वायर एल बाय रूट 3l का क्यूब, इस पूरे के साथ आएगा आई कैप। ऐसे ही एक टर्म बनेगी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, उसके साथ आएगा जे कैप, और ऐसी एक और टर्म बनेगी जिसके साथ आएगा के कैप। अब मैच हुआ या अब भी नहीं हुआ? मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देना। अबे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, फोर्स पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी। क्वेश्चन वाले ने गलत कर दिया लग रहा है। नहीं, फोर्स भी बताया, फोर्स भी बताया। देखो फोर्स ये बताया है, मैंने देखा नहीं, मैंने इलेक्ट्रिक, इसने पहले देखो इसने क्या किया, इसने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज से तो फोर्स निकाल ली। मैं कह रहा था ना, हमेशा आदत क्या रहती है लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के चार्ज से मल्टीप्लाई करो। गाइस गॉट इट और नॉट? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ कि ये इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? गरिमा भाई पूछ लेना यार, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड में कंफ्यूजन है तो। डू यू रियलाइज कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये पूरी क्वांटिटी को f बोल दूं तो दिस वेक्टर इज लाइक एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप प्लस एफ के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट 3f नहीं हो जाएगा? हाँ सर। गरिमा सर समझ नहीं आया। भाई इस पूरे को f बोल दो तो ये एक तरीके से वेक्टर क्या बन गया, एफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हाँ या ना? यस तो ये बेसिकली एफ आई प्लस एफ जे प्लस एफ के नहीं हो गया? अब तुम ये बता दो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता था? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होता था ए वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था? व्हाट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर द रूट। ये मैं कई बार यूज भी करता हूँ। आर वेक्टर लिखते हुए आर का मैग्नीट्यूड कैसे लिख रहा था मैं, ये बताओ? आर का मैग्नीट्यूड ऐसे तो लिखता था। यस ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो गया? रूट 3f नहीं हो गया? यस हाँ या ना? तो f मैग्नीट्यूड इज बेसिकली रूट 3f। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? जो ये वाली क्वांटिटी है ऋषिता, ये वाली क्वांटिटी है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? मैग्नीट्यूड की बात करें तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ या ना? हाँ सर। तो मैच कर जाएगा आंसर, ये वाला आंसर मैच कर जाएगा। हाँ या ना? ये रूट 3 कहां से आया? अब तुम ये बताओ, सही बताओ, ये चीज तब समझ में आएगी ना जब इस लेक्चर को 2 बार लिखा जाएगा। तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा था कि भाई देखो चीजें कोई टफ नहीं होती, लेकिन लेक्चर का एक एक चीज समझ के और उसको 2 बार और लिखोगे तब जाके कुछ समझ में आएगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस नवम कैसा था? सर ठीक था। ठीक था? पक्का? यस सर, ये सर अच्छा था। बढ़िया था ना? हाँ सर। अब एक काम करो, इसी बात पे ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। ये लिख लिया या नहीं लिख लिया? ऋषभ हाउ वाज इट? अच्छा सर, नाइस। नाइस क्वेश्चन ना? यस सर। a bit lengthy। यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आसान मोड पे खत्म करते हैं इस लेक्चर को।
बिल्कुल बेसिक वाली चीज जो स्कूल वाले बताते हैं वो मैंने एक चीज छोड़ दी थी। क्या? मैंने कहा था ना लेट्स गेट बैक टू के, लेट्स गेट बैक टू के, ये कहा था मैंने स्टार्टिंग में। बच्चे कहेंगे ये तो मतलब सर भूलते नहीं है। ये बात अलग है, सर ने गलत बोला था कि 10 मिनट में वापस आ रहा हूं इस पे, लेक्चर के एंड में आ रहा हूं। ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, R डिस्टेंस था, इस पे फोर्स कितना लग रहा था? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस पे फोर्स कितना लग रहा था? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलेगा गाइज? ये चीज मैंने बताई थी, कूलम लॉ है, दैट्स जस्ट कूलम्स लॉ। अब किसी ने खुदाइयां करनी चालू करी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ऊपर, तो उसने कहा जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना K, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और जो ये K होता है दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? दिस K की वैल्यू इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑब्लिक एयर। उसका एक्चुअल नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये हुआ जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है ना, वो किस पे डिपेंड कर रही है? किस मीडियम में ये रखे हुए हैं, किस मीडियम में ये रखे हुए हैं। अगर ये वैक्यूम या हवा में रखे हुए हैं तो फोर्स इतना है, इसका मतलब अगर तुम मीडियम चेंज कर दोगे तो ये फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? यस। ये फोर्स एक्चुअली डिपेंड करती है कि ये दोनों चार्जेस कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो जो इंटरेक्शन वाली वैल्यू है ना, वो परमिटिविटी पे से काउंट होती है, हाँ या ना? इसका मतलब जो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 फोर्स ले रहे हो तुम, K की वैल्यू ले रहे हो, ये तब लेना जब तुम वैक्यूम में या एयर में हो। बोलो हाँ। यस। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे को वैल्यू याद नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। बोलो हाँ, सही है? यस सर। ये आ जाएगी 8.8 समथिंग, 85 आती है या 83 आती है, 10 की पावर -12। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है गाइस? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। इसका मतलब अब मैं कह रहा था ना एंड में आई विल गेट बैक टू द थ्योरी। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये मैंने कुछ ऐसा पढ़ाने का तरीका कर दिया जहां से शुरुआत हुई वहीं पे एंड हो गया? एक मूवी देखी थी मैंने ऐसी कुछ, साई-फाई। टेनेट। नहीं, अराइवल। बच्चे ने नाम भी नहीं सुना, ऐसी नाम मूवी का नाम बोल दिया मैंने, अराइवल। अरे उसमें वो है, वो हॉकाई है उसमें। ओके साइंस फिक्शन मूवी है वो। बैठ के उन्हें गूगल मार रहा है बैठ के अपने उस पे, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है? उसमें भी कुछ ऐसा ही था, मतलब कुछ सर्कल था उसमें। टेनेट भी देखी थी, लेकिन टेनेट में कोई ऐसी लगी कि मैं भूल गया उसकी स्टोरी, ठीक है? आई एम बिग फैन ऑफ साई-फाई, ठीक है? एनीवे लेट्स गेट अवर माइंड बैक टू द बिजनेस इन हैंड। बिजनेस ये कह रहा था कि हमें परमिटिविटी निकालनी थी, मतलब परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस या वैक्यूम की, उस पर डिपेंड करता है हमारा फोर्स, हाँ या ना? वैक्यूम में इतना होगा, और अगर किसी और मीडियम में रख देंगे तो क्या रखना चाहिए? एप्सिलॉन ऑफ मीडियम यूज करना चाहिए। एम आई राइट? इसका मतलब अगर कल कोई कह दे, इसको कुछ बोल देते हैं एप्सिलॉन m, इसका मतलब अगर ये चार्ज Q1 और ये Q2 को रख दिया मैंने, तो इस पे फोर्स कितनी हो जाएगी? और बीच में मैंने
ऑयल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो इसमें फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये ऑब्वियसली क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा एप्सिलॉन मीडियम। क्यों ऋषिता, सही समझ में आया नहीं आया? भाई एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है, इनफैक्ट हमें तो पूरी वैल्यू ही पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹ लेकिन अगर उसने कुछ और मीडियम यूज करना है तो भाई बता मेरे को एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या यूज करना है। ऑयल यूज कर रहा है तो तुम बता भाई मेरे को परमिटिविटी ऑफ ऑयल कितनी होगी, हाँ या ना? सही है कि नहीं है? Yes, sir. इसका मतलब दिस इज काइंड ऑफ डिफरेंट देन योर ग्रेविटेशनल फोर्स इफ यू थिंक ओवर इट, हाँ या ना? उसमें जी के साथ तुम खिलवाड़ थोड़ी कर रहे थे, या कर रहे थे? नहीं सर। नहीं कर रहे थे ना, लेकिन इसमें कांस्टेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम कह रहे हो भैया मतलब ये ऐसा है, वैक्यूम की फोर्स निकाल रहे थे हम। अब तुम ये कहोगे तेल में डाल दोगे या वैक्स में डाल दोगे, हाँ या ना, या पानी में डाल दोगे, तो परमिटिविटी किसकी यूज करनी पड़ेगी तुम्हें? पानी की यूज करनी पड़ेगी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो ये स्टार्टिंग में भी बता सकता था मैंने सोचा कि चलो काम की चीज पहले कराई जाए और बेकाम की चीज, या ये कहोगे कि थ्योरी वाला पार्ट जो बचा हुआ है वो बाद में करा दिया जाए। ये सबने लिख लिया या नहीं लिख लिया? Yes. यस सर। पक्का? बढ़िया था? Yes, sir. ठीक है। और एक चीज तो ये बताई मैंने, दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था, रुक जाओ, वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी नहीं बताता कई बार। वो जानते हो क्या करता है? वो एक नई टर्म बता देता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्या मैं ये कह सकता हूं ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई? रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। यही तो हो गया। यस सर। ये डायमेंशनलेस नहीं हो गया? Yes, sir. तुम कहोगे यार इसको बताने से क्या फर्क पड़ेगा? इसको बताने से ये फर्क पड़ेगा। अब फोर्स की वैल्यू कैसे लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एप्सिलॉन मीडियम होना चाहिए था ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन मीडियम की जगह क्या लिख दोगे? एप्सिलॉन रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ, क्योंकि एप्सिलॉन एयर इज एप्सिलॉन नॉट। एग्रीड? यस सर। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे ऊट पटांग ढंग से क्यों लिख रहे हैं? बताता हूं। वो क्या करेगा, वो ये कह देगा F in medium is nothing but F in air divided by epsilon r। बोलो हाँ, एग्रीड? क्यों ऋषिता? हाँ sir. वो क्या कह देगा कि F in medium is F in air divided by epsilon r। कैसे? वो ये कहेगा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जी, इस पूरे को तेल में गिरा दिया, और तेल में गिरा दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? रिलेटिव परमिटिविटी 3 है। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, जो आंसर निकाला है ना, इस पूरे को डिवाइड कर देना 3 से। दैट इज द वैल्यू ऑफ F। बोलो हाँ, हजम हुई बात या नहीं आई? Yes. सर वापस से रिपीट करना प्लीज। क्या मैं ये कह सकता हूं कि F in medium would be F in air divided by relative permittivity? क्यों? F in air क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन मीडियम को लिख दिया एप्सिलॉन रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये वाली क्वांटिटी F एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r नहीं बन जाएगा? F मीडियम। बोलो। यस नहीं, सर। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर फोर्स इन एयर वाले मीडियम में तो फोर्स कितनी थी दो चार्जेस के बीच में 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एग्रीड। और फोर्स इन सम मीडियम कितनी थी हमारी 1/4πε मीडियम। एप्सिलॉन मीडियम को क्या लिख देगा ε0 इंटू εr इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो क्या ये कहना चाह रहा है कि ये जो बेसिकली मीडियम में फोर्स जो लग रही है वो कितनी लग रही है एयर की फोर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एग्रीड और नॉट। यही तो कहना चाह रहा है, उतने टाइम्स कम हो गई, उतने टाइम्स कम हो गई। अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो फोर्स आधी हो गई एयर की। अगर कोई कह रहा है किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है तो एयर की फोर्स का 1/5 हो गई। अगर वो कह रहा है रिलेटिव परमिटिविटी 10 है तो वो ये कहना चाह रहा है उस मीडियम में अगर चार्जेस को फेंक देंगे तो फोर्स मेरी 10 टाइम्स कम हो गई। बोलो हाँ। यस। तो मैंने कहा कि अरे ये तो मस्त जुगाड़ तरीका है, ये तो एंड में कराना चाहिए सो दैट बच्चे इसका यूज भी एकदम से देख सकें कि हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया और उसमें कह दिया कि इस पूरे कूड़े को उठा के तेल में डाल दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 3 थी, तो हम ये कहेंगे जो भी फोर्स लग रही थी उसका कितने टाइम्स कम हो गई 3 टाइम्स कम हो गई। बोलो हाँ। यस। हाउ इज दैट? ठीक है गाइज? यस। Yes, sir. चलो तो बढ़िया लगा गाइज? Yes. सर ठीक है। अच्छा जरा जो क्या बोलते हैं इसके बाद एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।